हेलो, गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ब्लड के बारे में। इस वीडियो में ट्राई करूंगा कि विद इन 1 घंटे के अंदर में जितना भी ब्लड का चैप्टर पूछता है, जितना भी ब्लड का डिटेल्स पूछता है एग्जाम में, वो सारी चीज़ें मैं क्या करूँ, शॉर्ट में आपको एकदम पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। शॉर्ट में क्या करूँगा, आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड के बारे में देखो, ब्लड का पहले क्या है, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्लड का डेफिनेशन क्या होता है, ये जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, इसको क्या बोलते हैं, ये स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। तो क्या होता है, ऐसे मैं लिखता हूँ, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। क्लियर। और ये क्या करता है, जो हमारे जो ब्लड के वॉल्यूम को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। ब्लड के वॉल्यूम को भी मेंटेन करता है। और ये एक जो हमारे बॉडी में 6 लीटर तक ब्लड प्रेजेंट होता है। कितना, 6 लीटर। जो हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है, जो कनेक्ट करता है एक दूसरे ऑर्गन्स को। और क्या करता है, ये 6 लीटर हमारे बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और इसका पीएच कितना होता है, इसका पीएच प्रेजेंट होता है 7.4। इसका पीएच कितना है, 7.4। क्लियर। और इसका फंक्शन देख लेते हैं। इसके फंक्शन की अगर मैं बात करूं, ये क्या है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यू। पहला इसका वर्क क्या है, टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है। और दूसरा क्या करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है उसको एक्सक्रीट करता है। एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम दी बॉडी। ये दो फंक्शन हो गया इसका। और तीसरा फंक्शन क्या हो गया, ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है उसके हॉर्मोन्स को भी क्या करता है, कैरी करता है। कैरी हार्मोन। क्लियर, ये हो गया। और जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर। और बात करूं इसकी, तो क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल होता है, क्लॉटिंग। और दूसरा होता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेमरेज। प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया लिख लो। क्लियर, ये इसका फंक्शन हो गया। फंक्शन के बाद इसका देख लेते हैं कंपोजिशन। क्या देख लेते हैं इसका कंपोजिशन, का कलर चेंज करता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ। क्या देखते हैं इसका कंपोजिशन। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, एक प्लाज्मा होता है। क्लियर, एक प्लाज्मा होता है और दूसरा होता है प्लाज्मा प्रोटीन। और दूसरा बात करूं तो समझो एक प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन होता है और बाकी चीजें होती हैं। और दूसरा हो गया सेलुलर एलिमेंट्स हो गया। क्या हो गया, सेलुलर एलिमेंट्स। ब्लड का 2 कंपोजिशन है। पहले का नाम है, एक है प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन रहता है। और दूसरा होता है सेल्यूलर कंपोनेंट्स। दूसरा क्या होता है, सेलुलर कंपोनेंट्स। जो प्लाज्मा होता है वो कितना होता है, प्लाज्मा के अंदर 91% तो क्या होता है, पहले 91% होता है, 91% वाटर। और प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन 7 to 9% हो सकता है, 7 to
9%। क्लियर। 7 to 9% क्या होता है, ये हमारा प्रोटीन रहता है। कौन सा, प्लाज्मा प्रोटीन। क्लियर। और अगर प्लाज्मा प्रोटीन की का फंक्शन बात करूं मैं, फंक्शन, पहला इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स को, आयरन्स को और दूसरे सब्सटेंस को। ट्रांसपोर्ट आयरन, हार्मोन एंड अदर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंसेस। क्लियर। उसके बाद अगर ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम को भी रेगुलेट करता है। रेगुलेट लिख दो, रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम, रेगुलेट ब्लड वॉल्यूम। और क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है विस्कोसिटी टू द ब्लड, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी टू दी ब्लड, विस्कोसिटी टू दी ब्लड। और क्या करता है, ये जो फाइब्रिनोजेन होता है, फाइब्रिनोजेन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ब्लड नहीं, क्लॉटिंग, इसको लिख लो क्लॉटिंग, क्या इसका, क्लॉटिंग। क्लियर। और इसके अंदर कुछ इम्यून सिस्टम भी रहते हैं, इम्यून सिस्टम, जैसे एंटीबॉडीज हो गई, एंटीबॉडीज। और जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं, जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उसका हम लोग देख लेते हैं। पहला होता है एरिथ्रोसाइट्स, पहला होता है एरिथ्रोसाइट, जो क्या बोलते हैं, आरबीसी, जो क्या बोलते हैं, आरबीसी। दूसरा होता है ल्यूकोसाइट्स, क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स, जिसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी। और तीसरा क्या होता है, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, इसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। क्लियर। इतना हो गया। जो रेड ब्लड सेल्स रहता है, जो रेड ब्लड सेल्स रहता है उसका वो कितना दिन तक बॉडी के अंदर रहता है, 120 डेज। कितना दिन तक रहता है, 120 डेज तक ये जिंदा रहता है। उसके बाद फिर से बनता है और फिर से बोन मैरो फिर से बनता है। क्लियर। और इसके अंदर ही होता है, इसके अंदर क्या होता है, ये इसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, बोन मैरो में, बोन मैरो में। और ये दिखता कैसा है, बाइकोनकेव, बाइकोनकेव। क्लियर। और इसकी अगर डिटेल से बात करूं तो इसके अंदर एरिथ्रोपोइसिस होता है। एरिथ्रोपोइसिस मतलब ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड को एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि जो रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। जो हीमोग्लोबिन रहता है वो क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम करता है। क्या करता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, अगर आप जाके रेस्पिरेटरी सिस्टम का अगर चैप्टर ओपन करेंगे तो उसको उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। क्या करता है, जो ये जो रेड ब्लड सेल्स होता है ऐसे जगह रहती है, इधर ही क्या करता है, ऑक्सीजन बैठ के कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर इधर से ऑक्सीजन बाहर से जो आता है लंग्स के थ्रू, इधर ही इसका एक्सचेंज होता है। और एक्सचेंज कौन करता है, रेड ब्लड सेल। क्लियर। ये हमारी बॉडी में 15 ग्राम तक प्रेजेंट होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ऑफ वाटर ब्लड रहेगा तो उसके अंदर कितना मिलेगा, ये 15 ग्राम मिलता है, 15 ग्राम मिलता है। क्लियर। और हीमोग्लोबिन को अगर मैं हीमोग्लोबिन का अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो इसका फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो मैंने भी बताया।
और दूसरा क्या करता है, एसिड बेस को मेंटेन करता है, एसिड बेस को क्या करता है, मेंटेन करता है। और फॉर्मेशन ऑफ बिलीरुबिन भी यही करता है, फॉर्मेशन ऑफ बिलीरुबिन भी कौन करता है, हीमोग्लोबिन। क्लियर। इसके बाद आता है ल्यूकोसाइट, जिसको बोलते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या होता है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट का काम करता है। कोई भी इम्यून सिस्टम, कोई भी इम्यून सेल रहता है, उसको उससे प्रोटेक्ट करने के लिए WBC इंपॉर्टेंट रहता है। और ये कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस, पहला हो गया। और दूसरा, अगर इससे क्लासिफिकेशन की बात करूं तो दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट होते हैं और अग्रेन्युलोसाइट होते हैं। ग्रेन्युलोसाइट होते हैं और ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा होता है ग्रेन्युलोसाइट। जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं और अग्रेन्युलोसाइट जो होते हैं, इसके भी डिफरेंट है। जो ग्रेन्युलोसाइट होते हैं उसमें तीन होता है, एक होता है न्यूट्रोफिल्स, एक होता है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा होता है इसिनोफिल्स, दूसरा क्या होता है, इसिनोफिल्स, और चौथा होता है, सॉरी, तीसरा होता है बेसोफिल्स। क्लियर। पहला कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल्स, दूसरा इसिनोफिल्स, और तीसरा होता है बेसोफिल्स। क्लियर इतना। तो देखो, जो न्यूट्रोफिल्स होता है उसको, वो क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, एक बार थोड़ा देख लेते हैं। क्लियर। जो न्यूट्रोफिल्स होता है, जो न्यूट्रोफिल्स होता है उसमें लोब रहते हैं। लोब मतलब ऐसा ऐसा, फिर ऐसा ऐसा करके, ये बहुत सारे ऐसे 3 से 5 लोब रहते हैं न्यूट्रोफिल्स के अंदर। न्यूट्रोफिल्स के अंदर 3 से 5 लोब रहते हैं। और ये 75% तक जो टोटल परसेंटेज ऑफ ब्लड रहता है वो न्यूट्रोफिल्स से रिप्रेजेंट रहता है। क्लियर। और अगर इसिनोफिल्स की बात करूं तो इसिनोफिल्स क्या करता है, इसिनोफिल्स ये 2 लोब में बना हुआ रहता है। एक ऐसा 2 लोब में बना हुआ रहता है, जैसे एक लोब हो गया, ये एक लोब हो गया, फिर दूसरा लोब ऐसे ऐसे जाएगा, ये दूसरा लोब है, ऐसे ऐसे 2 लोब रहता है। तो क्या हो गया, इसिनोफिल्स। जो इसिनोफिल्स होता है, जो इसिनोफिल्स रहता है वो क्या रहता है, 2 से 4% तक प्रेजेंट होता है, 2 से 4% प्रेजेंट होता है टोटल ऑफ WBC, टोटल ऑफ WBC। क्लियर। उसके बाद बेसोफिल्स, जो बेसोफिल्स होता है वो, उसमें क्या होता है, एक ही लोब रहता है, एक सिंगल लोब होता है, एक सिंगल लोब रहता है इससे। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, 0.5% इसका परसेंटेज रहता है, 0.5% WBC का रहता है बेसोफिल्स। क्लियर। आगे देखते हैं अग्रेन्युलोसाइट। जो अग्रेन्युलोसाइट रहता है, अग्रेन्युलोसाइट, इसके अंदर लोब नहीं प्रेजेंट होता है, इसके अंदर लोब नहीं प्रेजेंट होता है। क्लियर। ये भी 2 टाइप के होते हैं अग्रेन्युलोसाइट। लिम्फोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होता है, और दूसरा होता है, दूसरा मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट होता है। क्लियर। ये जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है, ये जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है, ये दोनों का डिफरेंट रोल होता है। जो लिम्फोसाइट होता है, किल करने का काम, जो किल करने का काम कौन करता है, लिम्फोसाइट। किसी भी चीज को मारना है, एंटीबॉडी बनाया हुआ है, उसके अगेंस्ट में अगर कोई एंटीजन अगर बॉडी में आया, उसको किल करना है, तो वो कौन है, वो किसका काम है, लिम्फोसाइट का काम होता है। क्लियर। और जो मोनोसाइट होता है, मोनोसाइट गार्बेज का काम होता है, जैसे न्यूट्रोफिल्स ने, इसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये सब जो फिल्स हैं, ये सब अगर किसी भी बैक्टीरिया को अगर किल करेंगी, मारेंगी, तो उसके बाद जो मोनोसाइट रहेगा और जो ये भी मारेगी, जो लिम्फोसाइट मारेगा, तो दोनों क्या करेंगे, ये जो कोई भी डेड बॉडी अगर अंदर है, बैक्टीरिया, ये सब की जो मरी हुई डेड बॉडी अगर बॉडी में रहेंगी, तो वो भी जरूर नुकसान करेगा। इसके लिए ये सबको खाने के लिए कौन होता है, मोनोसाइट। क्या होता है, मोनोसाइट। क्लियर। उसके बाद देखते हैं फंक्शंस ऑफ WBC। फंक्शन ऑफ WBC, अगर मैं WBC के फंक्शन की बात करूं तो पहला इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन देता है। क्या करता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अगेंस्ट में क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। और दूसरा क्या करता है कि जो इंजर्ड टिश्यू रहते हैं उसको रिपेयर करता है,
इंजर्ड टिश्यू, रिपेयर इंजर्ड टिश्यू। और क्या करता है ये जो हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया अगर इंटर कर दिया, एंटीजन अगर कोई भी बैक्टीरिया एंटीजन अगर बॉडी के अंदर इंटर किया है तो उसके अगेंस्ट में एक इम्यून सिस्टम बनाना होता है। इम्यून सिस्टम अगर बनाएंगे तो इम्यून सिस्टम वो फिर जाके किल करने का जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको वो कौन बनाता है, ये WBC बनाता है, WBC बनाता है। क्लियर। और जो बेसोफिल्स होता है, बेसोफिल्स से सिक्रेट करता है एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस, एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस उसको क्या बोलते हैं, हिपेरिन। तो हिपेरिन रहता है, हिपेरिन अगर एक्टिव होता है तो उसके बाद जो ब्लड क्लॉटिंग स्टार्ट होती है तो उसकी वजह से होती है, किसकी वजह से, हिपेरिन। हिपेरिन अगर एक्टिव हो जाता है तो फिर उसके बाद प्लेटलेट, उसके बाद क्या आ रहा है, प्लेटलेट। जो प्लेटलेट है, प्लेटलेट का मतलब ही क्या है कि जैसे ही कहीं कटा पीटा वो जाके क्लॉटिंग कर देने को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेटलेट। क्या बोलते हैं, प्लेटलेट। तो प्लेटलेट को, जो प्लेटलेट को और क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। क्लियर। तीन चीजें हो गई, WBC, RBC और प्लेटलेट। ये जो प्लेटलेट रहता है ये राउंड शेप में रहता है। कैसा रहता है, राउंड शेप में रहता है और बाइकोनकेव सरफेस रहता है। ऐसा सा सरफेस रहता है, ऐसा सा सरफेस पे रहता है। क्लियर। राउंड रहता है, बाइकोनकेव से वो रहता है। और हमारे जो हमारे बॉडी में ये कितना प्रेजेंट होता है, 3 to 4 लाख, 3 to 4 लाख प्रेजेंट होता है। इसको अगर उसमें बात करूं तो पर क्यूबिक mm, पर क्यूबिक mm। क्लियर। जो प्लेटलेट होता है, जो प्लेटलेट होता है उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं रहता है। प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लियस नहीं रहता है, लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है वो उसके अंदर ग्रेन्यूल्स रहता है। जो साइटोप्लाज्म रहता है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स रहता है। क्लियर। अगर ब्लड एलिमेंट्स में बात करूं तो ऐसे मैं एक बार एक चार्ट बनाता हूं, चार्ट बना के आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो RBC है, ये RBC है, RBC की नॉर्मल वैल्यू ये वैल्यू लिख रहा हूँ, इसका एवरेज, इसका एवरेज। तो इसका अगर RBC है, RBC का 4.5 to 5.5 मिलियन, 5.5 मिलियन होना चाहिए। तो नॉर्मल कितना हो गया इसका, 5 मिलियन एवरेज। क्लियर। उसके बाद आता है WBC, उसके बाद क्या आता है WBC। जो WBC है, तो WBC वो कितना है, 6,000 to 10,000 और इसका नॉर्मल रेंज कितना है, 8,000। क्लियर। अगर ग्रैन्युलोसाइट की बात करूं, ग्रैन्युलोसाइट की बात करूं तो 60 to 70% होता है इसमें WBC में, और 66% इसका जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए। और इसिनोफिल्स की अगर बात करूं, इसिनोफिल्स की अगर बात करूं तो 1 to 2% होता है, और इसका अगर एवरेज बात करूं तो 1% तक होता है। अगर बेसोफिल्स बोलूं, बेसोफिल्स, बेसोफिल्स कितना हो जाएगा, 0.5 to 2% होता है। क्लियर। ये कितना हो जाएगा, 1%। बेसोफिल्स हो गया। और लिम्फोफिल्स देख सकते हैं, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट से, लिम्फोसाइट 20 to 30%, इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 25%। क्लियर। उसके बाद है मोनोसाइट्स हो गया, मोनोसाइट्स कितना हो गया, 4 to 8%, और ये कितना, 5% इसका एवरेज। और अगर प्लेटलेट की बात करूं, प्लेटलेट की बात करूं
2 to 5 लाख होता है, 2 to 5 लाख, और उसका एवरेज कितना हो जाएगा 3.5 लाख, इसका एवरेज। अगर मैं फंक्शन की बात करूं, प्लेटलेट की अगर फंक्शन की बात करूं तो वो देख लेते हैं पहले हम लोग। फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, आपको तो थोड़ा पता ही रहेगा लेकिन फिर भी देख लो। ये क्या होता है, इसेंशियल फॉर क्लोटिंग, इसेंशियल फॉर क्लोटिंग, और क्या होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या इसेंशियल होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये इसेंशियल होता है, क्लियर। और दूसरा की बात करूं तो जो वेसल्स रहता है, जो ब्लड वेसल्स रहता है, वो ब्लड वेसल्स को बंद करना कितने विद इन अ मिनट में, क्लोज ब्लड वेसल्स विद इन 5 मिनट, क्लियर। फिर क्या करता है, डिफेंस करता है, डिफेंस मैकेनिज्म भी है, डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट, डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट बैक्टीरिया, डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट बैक्टीरिया, क्लियर। और ये क्या होता है कि ये इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, हिस्टामाइन और सेरोटोनिन। हिस्टामाइन कंटेन हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन, क्लियर। और इसके अंदर क्या होता है, एंटीजेनिक सब्सटेंस भी होता है, एंटीजेनिक सब्सटेंस भी होता है। और अगर इसका अगर डिजीज होता है, इसका अगर डिजीज होता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अगर डिक्रीज हो जाएगा प्लेटलेट्स अगर डिक्रीज जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। प्लेटलेट का जो काउंट है, प्लेटलेट का जो नंबर है, वो अगर डिक्रीज जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, क्लियर। उसके आगे हम लोग अभी क्या देखेंगे, ब्लड क्लॉटिंग। क्या देख लेते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। क्या क्या देखते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या है, ये डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। जो अगर कहीं भी कट लगा, कहीं भी इंजरी आई है, तो वहां से जो ब्लड लॉस हो रहा है, उस ब्लड को प्रिवेंट करने का ज्यादा एक्सेस में बाहर ब्लड ना निकल जाए, उसको प्रिवेंट करने को क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, क्लियर। तो इसका मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। जो प्लेटलेट होता है, जो प्लेटलेट्स होता है, वो क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। क्या बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना देगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, कैल्शियम के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा, थ्रोम्बिन बना देगा। ये प्रोथ्रोम्बिन मिलके थ्रोम्बिन बनाएंगे, थ्रोम्बिन बना दिए। फिर ये मिलके फाइब्रिनोजेन बनाएगा। क्या बने, फाइब्रिन बनाएगा विद द हेल्प ऑफ फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन के साथ मिलके क्या बनाएगा, फाइब्रिन। क्या बना देगा, फाइब्रिन। और ये फाइब्रिन क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट कर देगा। सॉरी, हाँ, ये क्या करेगा, ब्लड सेल बनाएगा, फिर ब्लड सेल्स क्या करेंगे, क्लॉट कर देंगे, क्लियर। ये समझे कि यहाँ एक ब्लड है, ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ से अगर कट गया, यहाँ से सब ब्लड अगर लॉस हो रहे हैं, तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है कैल्शियम के साथ मिलके प्रोथ्रोम्बिन मतलब हल्का हल्का से जली सा बनाने लगेगा।
फिर ये थ्रोम्बिन मिलके फाइब्रिनोजन के साथ में फाइब्रिन बना देगा। फाइब्रिन मतलब ऐसा सा जाली ऐसा बना देगा। जैसे जाली ऐसा बना देगा तो जो रेड ब्लड सेल्स रहेगा इधर जैसे ही यहाँ बाहर आने के लिए ट्राई करेगा तब तो क्या करेगा, जाली में फंस जाएगा, जिससे वो फंसेगा, फिर प्लाज्मा रुक जाएगा, फिर बाकी WBC भी रुक जाएगा, क्योंकि वो पूरा एकदम एक जगह ऐसा बना देता है। क्लियर। फिर जो क्लॉटिंग फैक्टर आता है, जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो क्लॉटिंग फैक्टर मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख लेना। क्लॉटिंग फैक्टर ये जो 13 जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसको लिखना बहुत जरूरी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे पूरा लिखने के बाद एक एक को जिस वे में है, जिस वे में है उसको पूरा एकदम उसी वे में लिखना पड़ता है। क्लियर। आपको पूरा 13 के 13 फैक्टर लिखना पड़ेगा, 13 के 13 फैक्टर लिखना पड़ेगा। क्लियर। चलो उसके बाद क्लॉटिंग टाइम देखते हैं। जो क्लॉटिंग टाइम होती है वो देख लेते हैं। जो क्लॉटिंग टाइम है वो देख लेते हैं। क्लॉटिंग टाइम का मैंने ना देखो वीडियो भी अपलोड किया हुआ, वो जब के देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो क्लॉटिंग टाइम होता है 5 से 15 मिनट के बीच में होता है। 5 से 15 मिनट के बीच में किसी भी इंसान का जो ब्लड है वो क्या करेगा, क्लॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। ये नॉर्मल जो एवरेज है वो 3 मिनट का होता है। नॉर्मली 99% लोगों का इस टाइमिंग में ब्लड जो होता है क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप। क्या देखते हैं, ब्लड क्या देखते हैं, ब्लड ग्रुप। जो ब्लड ग्रुप रहता है वो एंटीजन और एंटीबॉडी पे डिसाइड होता है। क्लियर। जो हमारा ब्लड ग्रुप रहता है वो 4 टाइप के होते हैं। ब्लड ग्रुप ए, इसको ऐसा लिख लो, ग्रुप ए। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप ए बी, ग्रुप। क्लियर हुआ। ये 4 टाइप के होते हैं ब्लड ग्रुप। जाके अगर मेरा चैप्टर देखो, मेरा वीडियो देखोगे तो उसमें पूरा डिटेल्स में दिया हुआ है कि कैसे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये अगर ए पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव ग्रुप है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है। अगर बी पॉजिटिव तो उसमें क्या है, ए बी पॉजिटिव तो उसमें क्या है, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है। ये सब डिटेल्स मैंने ऑलरेडी अच्छे से एक वीडियो पूरा बना के डाला हुआ है। वो जाके अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। इसको जो होता है RS फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RS फैक्टर ऐसे नाम पड़ता है, रिसर्च फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसर्च फैक्टर इसलिए बोलते हैं कि रिसर्च मंकी सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप देखा गया था वो मंकी लोग में ही सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था। उसके बाद फिर इंसानों पे देखा गया था। इसीलिए जो साइंटिस्ट थे उनका नाम भी उन्होंने क्या इसका नाम रखा है, रिसर्च
जो साइंटिस्ट ने उनका ही नाम था रिसर्च, तो उन्होंने सबसे पहले बंदर के ऊपर देखा था, उन्होंने क्या देखा था, बंदर के ऊपर देखा था, इसलिए इसका नाम क्या है, रिसर्च फैक्टर, रिसर्च फैक्टर। क्लियर। इसके बाद वो हम लोग डिसऑर्डर देख लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं डिसऑर्डर, तो हम लोग डिसऑर्डर देख लेते हैं। पहला डिसऑर्डर का नाम है डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड। ये क्या होता है, ये पहला होता है अनीमिया, पहला क्या होता है, अनीमिया। ये जो अनीमिया का मतलब क्या होता है कि अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का जो नंबर है आरबीसी, जो आरबीसी सेल्स है, अगर आरबीसी सेल्स का नंबर अगर 10 से कम हो जाता है, अरे सॉरी, जो उसका एक्चुअल नंबर होता है, अगर आरबीसी का नंबर अगर कम हो जाता है तो उसको क्या बोलेंगे कि उसको अनीमिया हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, अनीमिया हुआ है। तो अगर अनीमिया हुआ है तो मतलब जो रेड ब्लड सेल्स होता है वही ऑक्सीजन को कैरी करता है, अगर उसमें के अंदर डेफिशिएंसी हुआ है तो ऑक्सीजन जो कैरी करने की कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सिम्टम्स क्या हो जाएगा कि अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे, सांस लेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसे हाफेंगे, बहुत ज्यादा हाफेंगे। तो अगर इसके ना, इसके भी 4 टाइप है। पहला है आयरन डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी अनीमिया, क्लियर। और दूसरा है मेगैलो ब्लास्टिक अनीमिया, क्लियर। उसके बाद है हीमोलिटिक अनीमिया, एक और है अप्लास्टिक अनीमिया, प्लास्टिक अनीमिया। जो आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया होता है, इसमें क्या होता है, आयरन की एकदम जो कमी हो जाती है, आयरन की क्या हो जाती है, एकदम कमी हो जाती है। मतलब कि लो अगर लेंगे, डाइट्री जो डाइट खाना खाते हैं उसके अंदर अगर लो आयरन है तो क्या हो जाएगा, एक प्रॉब्लम हो गई। और जो एब्जॉर्प्शन होता है वो भी, अगर एब्जॉर्प्शन भी आयरन का नहीं हो रहा तो भी क्या हो जाएगी, इसकी प्रॉब्लम्स हो जाती है। क्लियर, क्लियर। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है कि जो B12 होता है, जो B12 रहता है उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। इसमें क्या होता है, आयरन की डेफिशिएंसी, और इसमें क्या होता है, B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, आयरन डेफिशिएंसी, अरे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। क्लियर। और एक और होता है परनीसियस अनीमिया बोलते हैं, क्या होते हैं, एक और होता है जिसको बोलते हैं परनीसियस अनीमिया। ये जो परनीसियस अनीमिया रहता है इसका क्या हो जाता है पता है कि जो विटामिन डी है ना वो एकदम ज्यादा ही गिर जाता है, एकदम ज्यादा गिर जाता है, और उसका ना शेप का साथ आधा हो जाता है। जो रेड ब्लड सेल्स है उसका शेप एकदम आधा, जैसा बाल्टी रहता है, बाल्टी के जो हाथ से पकड़ते हैं वो वाला जो साइज होता है वैसे साइज हो जाती है इसकी, उसको क्या बोलते हैं, परनीसियस अनीमिया, परनीसियस अनीमिया। उसके साइज एकदम, अब बाल्टी का जो कड़ा रहता है, वो जो बाल्टी पकड़ते हैं तो ऊपर का जो कड़ा रहता है उसकी जैसे एकदम साइज उसकी हो जाती है। क्लियर। उसके बाद हम लोग देखे थे ओप्लास्टिक अनीमिया, क्या देखे थे, ओप्लास्टिक अनीमिया। इसमें क्या होता है कि बॉडी के अंदर कोई भी अगर इन्फेक्शन हो जाएगा, बॉडी के अंदर कोई भी अगर इन्फेक्शन हो गया या कोई इंजरी हो गई, उस टाइम पे अगर रेड ब्लड सेल्स का जो नंबर है वो अगर डिक्रीज हो जाता है तो उसको बोलते हैं हीमोलिटिक अनीमिया, हीमोलिटिक अनीमिया। मतलब मलेरिया हो गया या तो फिर कोई मलेरिया का इन्फेक्शन हो गया या तो फिर कोई इंजरी हो गया जिसमें क्या होगा, ब्लड ज्यादा लॉस हो गया। क्लियर। और प्लास्टिक अनीमिया में क्या होता है कि ये कुछ ड्रग के साथ मिलके इसका जो साइज रहता है, साइज अलग कर देता है और इरिटेट हो जाता है। मतलब साइज जैसा रहेगा उस साइज से नहीं, थोड़ा इसका साइज शेप थोड़ा अलग हो जाता है, साइज और शेप क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं ओप्लास्टिक अनीमिया। क्लियर, ओप्लास्टिक अनीमिया। उसके बाद एक और है पॉलीसाइथेमिया, क्या नाम है,
पॉलीसाइथेमिया। ये जो पॉलीसाइथेमिया है, इसका क्या एक कंडीशन में क्या होता है, जो नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स होता है वो क्या होता है, एबनॉर्मल रहता है और बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया। मतलब कि जो नंबर ऑफ रेड ब्लड रहना चाहिए उससे ज्यादा बढ़ जाता है। इसके लिए अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो विस्कोसिटी जो होती है ब्लड की वो भी क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और जो रेड जो जब अगर ज्यादा बढ़ गया तो जो फ्लो होता है ब्लड का, जो ब्लड का फ्लो होता है, फ्लो होने का जो रेट रहता है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा, इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग होने का चांसेस जो होता है, इंट्रावेनस के अंदर क्लॉटिंग होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर। पॉलीसाइथेमिया में क्या होता है कि इसमें ना एबनॉर्मल और एक्सेस प्रोडक्शन होने लगता है डब्ल्यूबीसी का, सॉरी आरबीसी का, आरबीसी का क्या बोलते हैं, पॉलीसाइथेमिया वेरा, पॉलीसाइथेमिया वेरा। इसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्शन होना चाहिए जितना, उतना एबनॉर्मल हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा, तो उसको पॉलीसाइथेमिया वेरा बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद ये कैसा डब्ल्यूबीसी का सब डिजीज हो गया, सॉरी आरबीसी का। अभी क्या लिखते हैं, डब्ल्यूबीसी के डिजीज को देख लेते हैं, डब्ल्यूबीसी के डिजीज को देख लेते हैं। इसमें क्या क्या होता है, एक जो अगर ना न्यूट्रोफिल्स का जो नंबर रहेगा वो क्या करेगा, ज्यादा अगर इंक्रीज हो गया, न्यूट्रोफिल्स जो है, जो न्यूट्रोफिल्स बॉडी में है उसका अगर नंबर बॉडी में अगर ज्यादा बढ़ गया है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है, कोई इन्फ्लेमेशन हुआ है। और अगर ये इसिनोफिल्स की बात करूं, अगर इसिनोफिल्स की बात करूं तो इसका मतलब ये होता है कि एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, एलर्जिक रिएक्शन। मतलब ये भी अगर इसिनोफिल्स भी अगर बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ जाएगा तो, ज्यादा अगर बढ़ जाएगा तो। क्लियर। अब एक और है ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया। इसमें क्या होता है, जो डब्ल्यूबीसी का जो नंबर आता है, क्या होता है, ल्यूकोपीनिया, जो डब्ल्यूबीसी का जो नंबर आता है व्हाइट ब्लड सेल्स का, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जब डब्ल्यूबीसी का नंबर जो रहेगा वो डिक्रीज जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया। अगर डिक्रीज जाता है तो मतलब कोई भी अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आएगा, कोई भी एंटीजन आएगा तो उससे जो लड़ने की कैपेसिटी रहती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। और अगर डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट की बात करूं मैं, डिसऑर्डर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट्स की बात करूं तो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है। मतलब जो प्लेटलेट होता है, जो बॉडी का जो प्लेटलेट रहता है वो क्या हो जाता है, एकदम डाउन हो जाता है। प्लेटलेट जो प्लेटलेट रहेगा बॉडी का वो क्या करेगा, एकदम डाउन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। उसका डिजीज का नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्लियर। इसके बाद एक और है, अगर क्लॉटिंग की अगर मैं बात करूं, क्लॉटिंग के डिजीज की बात करूं, क्लॉटिंग की, तो अगर क्या होता है कि अगर हमारा जो फैक्टर है, फैक्टर का आठवां जो फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, अगर सेंस नहीं कर पाएगा, अगर एबनॉर्मल सेंस हो जाएगा, जो नंबर है 8 वाला,
वो एबनॉर्मल सेंस अगर करने लगेगा तो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा कि जो क्लॉटिंग करना होता है वो क्लॉटिंग नहीं कर पाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, कंटिन्यू कंटिन्यू ये ब्लड हमेशा बहते ही रहेगा अगर कहीं से भी कुछ कट हुआ है तो। क्लियर। और एक और लास्ट डिजीज है, एक और लास्ट डिसऑर्डर है, उसका नाम है थ्रोम्बोसिस। क्या नाम है, थ्रोम्बोसिस। ये थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या होता है कि इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग क्या हो जाती है, ब्लड वेसल, ब्लड के ब्लड में होती है इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग। मतलब बोलते हैं ना कि नस दब गई है, इसके लिए ब्लड अच्छे से क्लॉट नहीं हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। क्लियर। ये कब होता है कि जब ज्यादा ही अगर ब्लड का जो कैपेसिटी रहेगी वो ज्यादा अगर थिक हो जाता है, ज्यादा अगर ब्लड गाढ़ा हो जाता है, ज्यादा अगर ब्लड मोटा हो जाता है, उसको उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस। तब वो थ्रोम्बोसिस होता है। क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट था, ये हम लोगों ने फटाफट देखा है। मुझे लगता है शायद 40 से 50 मिनट में मैंने कंप्लीट कर दिया रहेगा। तो ये सारा पूरा डिटेल्स था। एक बार आप अगर आंख बंद करके सिर्फ कान में हेडफोन डाल के भी अगर सुनोगे तो भी आपको ब्लड का पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर। होप यू अंडरस्टूड एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।